हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज बात हम करने वाले हैं अपने क्षार एवं लवण चैप्टर के बारे में। और हमारा जिस तरीके का चल रहा है सीरीज, उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि येलो से इंपॉर्टेंट मार्क जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। और जहाँ पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा तो हम वहाँ पेन मार्क का यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा उसी दौरान। तो आ जाइए बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि आपने पिछले कक्षा में क्या कहते हैं भोजन को देखा होगा, कोई खट्टे हैं, कोई स्वाद में कड़वा है, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला, फिर मैं इधर पे आ जाता हूँ। आपको देखो इधर पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा वह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ठीक है, लाल कर देते हैं। ठीक, जबकि क्षार स्वाद में कहते हैं कड़वा होता है, और वह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ये वाला पूरा सा एक इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, और यहाँ पे इतने कुछ खास सूचना नहीं मिली। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये वाले इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि क्या किस तरीके का होता है। याद देखिए, यहाँ पे देखो, जो लिटमस है, जो लिटमस विलेन है, वो क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। क्या किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि वो क्या कौन सा रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। थैलाफाइट से क्या कहते हैं, थैलाफाइट के लाइकेन से निकाला गया है इसको। ठीक है, और ये जो होते हैं ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ये ब्राउन रंग के होते हैं, ये पता चल गया। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत है, जैसे हमारा लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइडेजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, ये चीज़ें हमारी है इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बन जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बन जाते हैं। ये पूरा ही जो अगर कोई टेबल बना रखा है, जिस तरीके का ये बैंडिंग का टेबल बना रखा है, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट किस में आ जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जिससे कि क्या हो जाए, ये जब भी आप पढ़ो तो आपको इसमें ध्यान में आ जाए कि हाँ ये वाला चीज़ है। और जो ये PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, जिससे कि आपको भी आसानी होगी। अगर आपके वहाँ NCERT है तो आप NCERT में आगे लगा दीजिए। देखो कोई तो देखो, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, कलर के सूचक के हिसाब से हम बताते हैं कि कोई कौन अम्ल क्या है, अम्ल क्षार है, या मतलब कोई कोई रंग को देख के हमें बता देते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है, उसके बारे में बता देते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, गंध करते हैं, मतलब गंध मतलब स्मेल होती है। ठीक है, स्मेल होती है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय स्मेल जो होती है, अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री, मतलब गंधीय सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, ये दोनों से अलग होते हैं। इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन को। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। इस डायग्राम में इन्होंने क्या बता रखा है आपको, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको ब्लू पेन ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। देखो कुछ नहीं किया है, एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, मतलब प्रखनली ले रखा है। प्रखनली में क्या करते हैं, एक जिंक है उसके टुकड़े डाल दिए। ठीक, फिर उसमें मैंने क्या कर दिया कि क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब जो कंसनट्रेटेड SuSO4 जो होता है वो डाल दिया मैंने, वो डाल दिया। अब वो डाल दिया तो क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और ZnSO4 का फॉर्मेशन होता है। तो वही चीज़ बोला कि दानेदार हम जिंक डालते हैं, ये जो टुकड़े दिख रहे हैं हाइड्रोजन के बुलबुले बन रहे हैं, वो प्रवाह जो नली है उसके थ्रू वहाँ जा रहा है। और जो साबुन का नीचे जाग बनाया हमने, उससे साबुन के बुलबुले बन रहे हैं। अब बुलबुले बन रहे हैं तो हमने एक क्या ले लिया, मोमबत्ती ले ली और इसको वहाँ पे विस्फोट कराया, जिससे हाइड्रोजन गैस का दहन हुआ। ये चीज़ें बताया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। धातु जो है, धातु अम्लों धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। यहाँ पे देखो, अम्ल और धातु क्या आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक लवण बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे देखते हैं 2NaOH जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इस तरीके का हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं में संभव नहीं होती। ऐसी अभिक्रिया पुनः हाइड्रोजन बनना मतलब कि एक बार तो हाइड्रोजन बन गया है, अगर दोबारा हाइड्रोजन बनना है तो वो हर किसी धातु में संभव नहीं है।
चलो अब ये वाले प्रश्नावली में आ जाओ। देखो उन्होंने इस प्रश्नावली में क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डाल दिया उन्होंने, क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डाल दिया एंड तनुकित हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हो, वो डाल दिया, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दिख रहा है आपको, वो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दिख रहा है वही प्रश्नावली के अंदर। वहाँ से इन लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे कॉक स्टैंड है वो यहाँ से थ्रू यहाँ से हमारा क्या चले जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन चले जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नमक का फॉर्मेशन होता है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं जब NaHCO3 को साथ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, अब चूने के पानी, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया कहाँ से निकला हमारा, जो रिएक्ट कराया हमने, रिएक्ट कराया तो उसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, उसको मैं चूने के पानी के साथ करूँगा। अब चूने का पानी का फॉर्मूला क्या हुआ, देखो चूने का चूना होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaCaO होता है, ठीक है। अब उसमें H2O जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो हमारा वाइट पीपीटी निकलता है। क्या निकलता है, वाइट पीपीटी जो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। और यहीं से एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि वाइट पीपीटी का बताओ, वाइट पीपीटी का फॉर्मूला क्या है या फिर क्या चीज़ होती है वो चीज़ बताओ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको इरेज करके एक इंपॉर्टेंट सा मार्क लगा देता हूँ जहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, नहीं जहाँ से क्वेश्चन पूरा फ्रेम हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का करने पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ट्वाइस बनता है, वो चीज़ें क्या होती है, कहाँ देखने को मिलती है, हमारे विविध चीज़ों में, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, इन चीज़ों में कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है, मतलब विविध रूप है क्या इसके रूप है, ठीक है, वो इस तरीके में पाया जाता है। अब देखो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये समझ में आ गया कि लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ये समझ में आ गया कि आप हर रिएक्शन में देख ही रहे हो कि क्या बन रहा है, कार्बोनेट जो है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल जो है एसिड जो है वो रिएक्ट करके लवण बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, जल बना रहे, हर रिएक्शन में आप देख सकते हो किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक यही वाला मार्क लगा लो आप, यही वो है कि किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसी को इसमें दर्शाया गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि धातु कार्बोनेट एवं धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रोकार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लवण कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल मिलता है। ये चीज़ें मिलती है, यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है भाई। जब हम MCQ की इसकी MCQ लगाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम बताया था मैंने कि इस क्वेश्चन का फ्रेम हो सकता है, ये देखो ये इस तरीके का फ्रेम कर रखा है हम लोगों ने, तो मैं उस तरीके का आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार मतलब NOH एंड HCl, देखो NOH क्या है क्षार, HCl क्या है अम्लीय, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं NaCl मतलब एक लवण बनाते हैं और साथ में H2O बनाते हैं, और दोनों क्या होते हैं उदासीन होते हैं, दोनों क्या होते हैं उदासीन होते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये देखो NOH प्लस HCl के साथ रिएक्ट करने पर NaCl H2O बनता है, ठीक। अम्ल क्षार, देखो अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराऊंगा, जो क्षार और अम्ल का रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे आगे, देखो तो हम देखेंगे कि विलन का रंग जो है, विलन का रंग देख रहे हैं कि वो नीला हरा है, नील हरित है, क्या है नील हरित हो जाता है जब कॉपर ऑक्साइड घुलता है, क्या घुलता है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलन पर नीले हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने से के कारण होता है। देखो कॉपर क्लोराइड के बनने से कौन सा के कारण कौन सा के बनने के कारण कौन सा कलर आता है, नील हरित रंग आता है,
ये वाला इंपॉर्टेंट बन गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता ना कि कॉपर क्लोराइड के मिलने से कौन सा रंग बन जाता है, तो नील हरित बन जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रियाओं के लिख। अब देखो धातु ऑक्साइड क्या है, देख धातु ऑक्साइड और अम्ल आपस में करेंगे तो लवण एवं जल बनेगा, लवण एवं जल का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और जो ये चीज़ है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलित करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करेंगे तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें देखो क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये वाली पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये वाले क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा, क्योंकि अभी जब MCQ लगाएंगे तो वहाँ से फ्रेम होगा ही होगा। आप देख लेना NCERT की लाइन खरोदनी है, क्योंकि हर लाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए और होता भी है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी के बीच अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ये हमको पता है, चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, ठीक है। और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये बात सही है, सही है। देखो सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उसकी जात देखो, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिसमें भी हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। ये वाला देख लो, तो क्या करते हैं लोग, जबर कॉक लेते हैं, तनुकित अम्लीय विलयन ले लिया, कील ले लिए, कील बीकर के अंदर रखा हुआ है इसको, और बीकर के अंदर रखने के बाद दोनों कीलों से एक वायर जोड़ लिया हमने, ठीक। वायर जोड़ लिया, और वायर जो जुड़ा हुआ है वहाँ पे एक स्विच बटन लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया और एक बैटरी लगा दी, वो 6 वाट की। अब इससे ये पता कर रहे हैं कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है कि नहीं, विद्युत चालन करता है कि नहीं, इस चीज़ का वो पता लगाते हैं, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेम होता है। और देखो ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत चालन नहीं करते हैं। ग्लूकोज एवं अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने में यह पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल की उपस्थिति किन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन एवं ऋणायन, जैसे ये चीज़ें हैं, धनायन ऋणायन ये वाली चीज़ें हैं। अब धनायन कहाँ अट्रैक्टिव होगा, ऋणायन कहाँ अट्रैक्टिव होगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे एनोड है, एनोड में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। पॉजिटिव में हमेशा कहाँ, पॉजिटिव में क्या चीज़ आएगी, हमेशा नेगेटिव चीज़ आएंगी और अट्रैक्ट होगी, और कैथोड में हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान देना है। अब यहाँ आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराए, इस अभिक्रिया में के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष का बताइए। देखो कुछ नहीं करना, इसको मैं निष्कर्ष में आ जाता हूँ। यहाँ पे हम आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं। देखो दो क्या ले लिया, मैंने चिमटा ले लिया, 2 चिमटे से मैंने पर्सनली को पकड़ लिया, क्योंकि पर्सनली क्या हो सकती है, गर्म हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे पर्सनली में मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, पर्सनली में क्या डाल दिया हमने, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक। और उसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम लोग, इसमें दिखाया नहीं क्या, कुछ ड्रॉपलेट डाल रहे हैं, ठीक है। कुछ ड्रॉपलेट डाल रहे हैं, वो है सांद्र चीज़ की, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ ड्रॉपलेट डालते हैं, ठीक है। इसमें भी मतलब डायग्राम में भी दिखाया नहीं है। और ये इस तरीके का कॉक होता है, इस तरीके का ये चिमटा होता है, इस तरीके से ये देखना होता है, इस तरीके का फ्रेम होता है। ये चीज़ें हम लोग
अभी इसमें तो नहीं देख पा रहे हैं, पर जो आगे वाले इसमें होगा हम जो वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, जल की उपस्थिति में HCl के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। देखो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उपस्थित होते हैं। HCl के हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उपस्थित होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन क्या पृथक्कित नहीं हो पाते हैं, पृथक्कित नहीं हो पाते हैं। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, उन्हें जल की आवश्यकता होती है। क्या, उनको पृथक रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर वो जल के साथ रहेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन एंड जो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या ये भी क्षार के साथ भी होता होगा, फिर तो क्षार के साथ भी ऐसे ही होता है, क्षार के साथ भी ऐसे ही होता है। देखो क्षार के साथ क्या होता है, तो NOH जब होता है तो सोडियम आयन प्लस OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें क्षार के साथ भी हो रही है। तो क्षार जल में हाइड्रोक्साइड, क्या क्षार जल में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आ जाओगे तो ये वाला पूरा जो फ्रेम है वही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। जितने भी क्षार है उस जल में घुलनशील नहीं होती है। जल में घुलनशील क्षार को एल्कलॉइड्स यानी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारण होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई हैं। और यहाँ से कम एक फॉर्म हो सकता है कि क्षार, सभी क्षार क्या घुलनशील होते हैं, नहीं। और ये फॉर्म हो सकता है कि अगर जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षारक। ठीक है, तो वही चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दे रखा गया है। इस डायग्राम में ये बताया गया कि जो सांद्र अम्ल होता है या कंसंट्रेटेड बेस होता है या कंसंट्रेशन एसिड होता है, तो उसका हमने ये डायग्राम देखेंगे तो वो नहीं होता है। नहीं होता है कि मतलब कि इसको यूज नहीं करना है, अपने हाथों से वो चीज़ों से यूज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे एसिड है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं और सभी क्षार क्या कहते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर उदासीकरण अभिक्रिया देते हैं। क्या दोनों मिलकर करेंगे, उदासीकरण देंगे। क्या करेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया देंगे। दोनों मिलकर क्या देंगे, उदासीकरण अभिक्रिया देंगे। नीचे ये बता दिया है आपको। ठीक है, अब आ जाइए जल में अम्ल या क्षार में घुलने की प्रकृति। जल में अम्ल या क्षार में घुलने की प्रकृति को अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब जल में अम्ल एवं क्षार की घुलने की प्रकृति क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है वो रिलीज होगी। वो क्या होगी, ऊष्मा जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, निकलेगी। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। मैं बताता हूँ कि किस तरीके करना पड़ता है। तो अब जब हम अम्ल डालते हैं ना किसी पानी में, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम डाल रहे हैं, मतलब ग्लव्स हाथ में पहन लेना, ग्लव्स हाथ में पहन लेना। उसके बाद जो है जब भी हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल डालेंगे तो उसको हिलाते भी डालना है। धीरे धीरे हिलाते जल को हिलाते भी डालना है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे हिलाते हुए नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और ऊष्मा निकलेगी तो वो बाहर मतलब विस्फोट टाइप का हो सकता है, हल्का फुल्का मतलब ब्लास्ट टाइप का हो सकता है, जिससे क्या होता है हमें अत्यधिक नुकसान हो जाएगा। टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है उसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन से कम हो जाती है। इसे तन्वीकरण कहते हैं। देखो क्योंकि सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसे तन्वीकरण कहते हैं और ये तनुकीय होता है। ठीक है, डिजोल्यूशन ये चीज़ें बोलते हैं। अगर अम्ल एवं क्षार को कैसे, कौन प्रबल है, अम्ल एवं क्षार में कौन प्रबल है, कितना प्रबल है, इसकी शक्ति क्या है, कैपेसिटी क्या है, उस चीज़ के बारे में आज जानेंगे। देखो हमको ये पता है कि अम्ल क्या निकालते हैं, H+ निकालते हैं, और क्षार क्या निकालते हैं, OH माइनस आयन निकालते हैं। ठीक है, इतना तो हमको पता है। ठीक, उसके बाद ये भी पता है कि जैसे pH, अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि सांद्रता के हिसाब से बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल पैमान किया जाता है जिसे यार pH स्केल कहते हैं। और pH स्केल जो होता है वो pH स्केल जो होता है वो होता है पुंसांस।
क्या है, पुंसांस या फिर पोटेंज। पोटेंज जो है जर्मन वर्ड है, क्या वर्ड है, जर्मन वर्ड है। और जो ये है वो किसको डिनोट करता है, हमारी शक्ति यानी पावर को, कि पावर कितनी ज़्यादा है। अगर देखो शून्य से लेकर हम 7 तक का जाएंगे तो वो 7 तक का जाएंगे, वैसे शून्य से लेकर 14 तक का स्केल होता है। अगर हम 7 तक का जाएंगे तो वो कितना, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अगर 7 में है, अगर 7 में ही है, मतलब कि पीएच स्केल 7 में रुका हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल यानी उदासीन बोलेंगे, ठीक है। और क्षारीय अगर हम बोलना है तो क्षारीय बोलना है तो हमारा क्या होगा, 7 से 14 तक का होगा, ठीक। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पूरे यही पूरा कलर कर दूंगा क्योंकि पूरा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम आप देख लो कि किस तरीके से हो रहा है, कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे पीएच हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। वैसे से पीएच हमारा घटेगा, ठीक है। वो चीज पीएच हमारा घटेगा, मतलब कि अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। पीएच हमारा, अम्लीयता बढ़ेगी, पीएच हमारा बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। अब सॉरी, पीएच हमारा घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा डायग्राम दिया हुआ है, आपको डायग्राम में इसके हम कहते हैं कि बढ़ती हुई अम्ली की प्रकृति, यहाँ से इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा, मतलब 2 3 2 1 ऐसा करके बढ़ेंगे। जैसे मतलब 5 बोल रहा हूँ और 4 बोल रहा हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो हमारा 4 होगा। वैसे क्षारीय में बोलना कि 14 बोला और 13 बोला तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, 14 होगा। ये चीज़ें के बारे में इसमें डिनोट किया हुआ है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास ये वाली स्किल, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन मैं फ्रेम ऐसे ही कर सकता हूँ। और मुझे इतना भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो जठर रस उसका क्या कहते हैं, पीएच कितना होता है, 1.2। नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है 14 से ज़्यादा रखता है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाती है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा OH आयन की संख्याओं पर निर्भर करता है। ये बात सही है भाई, 100% सही है कि उनकी संख्याओं पर निर्भर करता है। सामान्य सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। हाइड्रोजन आयन विभिन्न मात्रा में क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में उत्पन्न करेंगे। अब एक चीज़ बताओ ना, जो सबसे ज़्यादा, मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन प्रबल क्षार कहलाता है, कौन प्रबल अम्ल कहलाता है, ये पूरी लाइन में आपको इन पर बताता हूँ। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है, तो अगर मैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाऊंगा तो वो उदासीनीकरण करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार को मिलाऊंगा तो उसका पीएच जो होगा वो अम्लीय होगा। और जो प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल मिलाऊंगा तो उसका पीएच जो होगा वो क्षारीय होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमारा शरीर जो है ना पीएच के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। पीएच के प्रति हमें संवेदनशील, अगर पीएच का हल्का फुल्का मेंटेन मतलब नहीं रहा तो हमारी कभी तबीयत खराब हो सकती है, कभी हमारा जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ये चीज़ें होती है। हमारे शरीर का जो पीएच मेन है, मतलब परास जो होता है जहाँ पे मेंटेन रखता है वो 7 से लेकर हमारा 7.8 तक का ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। अब जब पीएच हमारा जो हमारे माउथ का नहीं, चलो माउथ का इसके बाद बताते हैं। पहले हम बताते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, क्या, वर्षा का जल अगर बारिश का पानी 5.6 से कम अम्लीय हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शुक्र है, जो वीनस है, वायुमंडलीय वहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है, ठीक है। और वहाँ जीना असंभव है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे इसमें कि हमारा जो मिट्टी होता है किस तरीके से उपजाऊ होता है, किस पीएच पे काम करता है, वो चीज़ें आपको पता करने को कह रहा है वो, कि हाँ क्या आसपास जितने भी पीएच है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जो हमारा उदर मतलब कि स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, भोजनों को पाचन करने में हेल्प करता है और जिससे छोटे छोटे पाउडर में उनको तोड़ता है, ठीक। हम जब भी देखते हैं कि वहाँ पे हमको ज़्यादा मात्रा, कभी हम देखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न करता है तो हमको एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी हो जाता है, मतलब कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब उसके अपोजिट काम करने वाला, जो दर्द और इरिटेशन को मुक्त करें।
मुक्त करे जो इसमें दिया गया है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, जो एक दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? जो एक प्रकार का क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो पीएच विलयन के कारण दांत का क्षय, मतलब कि पीएच हमारा जो माउथ का पीएच होता है ना वो 5.5 होता है। माउथ का पीएच होता है 5.5 से अगर कम हो 5.5 होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा कम, अगर उसके मतलब न्यूट्रलाइजेशन तक होता है तो ठीक है। अगर उसके से ज़्यादा कम हो जाता है कि 5.5 से ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारा जो इनेमल है, दांत का जो इनेमल है वो हमारा टूटना स्टार्ट होता है। और जो इनेमल है हमारी पूरी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल। दांतों का सबसे मतलब पूरी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? इनेमल होता है, ठीक है। और जो है ये किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइड, क्या? हाइड्रोक्सी एप्टाइड से बना होता है, ठीक है। और जिस जो किसके किसके क्रिस्टलीकरण होते हैं? वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीकरण होते हैं, ठीक है। अब जब माउथ में हमारे इस तरीके का होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? हमारी जो बैक्टीरिया है, जितने भी सारे बैक्टीरिया वहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे जो फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ हेल्प नहीं करेगी। उससे हमारा जो माउथ है, मतलब जो जिस तरीके का वर्क करना चाहिए उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। और माउथ की सफाई के लिए जो हम दंतमंजन यूज कर सकते हैं इसमें, तो एक उदासीकरण वाला, मतलब उदासीनीकरण, जिससे वो उदासीन हो सकते हैं, तो क्षारीय दंत, मतलब कि एल्कलॉइड, मतलब क्षारीय हो प्रकृति को, तो इससे कि वो क्या हो जाए? क्षारीय हो जाए और जिससे वो आसानी से उदासीन हो सके, ठीक है। अब हमने बचपन में बहुत छिन्ना बिन्ना खा रखे हैं, बिच्छू उच्छू खा रखे हैं, तो बिच्छू उच्छू के बारे में हमको काफ़ी ज़्यादा पता हुआ है कि बिच्छू से काफ़ी डर लगता है, उससे दर्द होता है, जलन होता है। ये तो सबको पता ही है कि हम पहाड़ी है, पहाड़ी लोगों को पता होता है कि छिन्ना अन्ना खाते हैं तो मम्मी जब मार दी है, पापा जब मारते हैं तो भाई दर्द बहुत खतरनाक होता है और जलन काफ़ी खतरनाक होता है। तो जो उसको नेक्टल बोलते हैं, ठीक है, नेक्टल, ठीक है, नेक्टल बोलते हैं। उसमें क्या होता है? जो उसके नेक्टल में होता है उसमें क्या होता है? एक मेथनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब यहाँ पे ये वाला इस टेबल तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल चुका हूँ कि देखो नेक्टन एक सहायकी पदार्थ होते हैं जो जंगलों में उग जाता है, क्या होता है? उग जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसको छूने में जो है उसकी डंक लगती है, जिससे इरिटेशन होता है, जलन होता है, दर्द होता है, तो वो चीज़ें होती है। जिसमें क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। टेबल तो एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना। ये टेबल से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिरका है, मतलब प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका, उसमें कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है, कौन सा एसिड मिलता है? तो एसिटिक एसिड। संतरा में कौन सा मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। हमारा खट्टा नींबू दही जो होता है, खट्टा दूध, मतलब दूध होता है, खट्टा दूध या दही बोल सकते हैं, उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। जिसमें जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक अम्ल। जिसमें क्या कहते हैं? चींटी का डंक जो होता है मेथनोइक अम्ल, और नेक्टर जो होता है उसको भी होता है मेथनोइक अम्ल। मतलब कि दोनों में ज़्यादा इरिटेशन होता है, ठीक है। ये टेबल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, ये प्रबल क्षार दुर्बल क्षार के बारे में बता रहा है। मैं बता चुका हूँ कि कौन ज़्यादा प्रबल होता है, कौन ज़्यादा क्षार होता है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम जरूर होता है कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, पीएच किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, यहाँ सब फ्रेम हो जाता है, ठीक है। अब जो साधारण नमक है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उसका मतलब उसका फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड है। उसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड है। उसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और जो हमारे गांधी जी थे उनने डांडी यात्रा की थी, उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रतीक था। क्या था? प्रतीक था, ठीक है। इसीलिए ये डायग्राम भी दे रखा है ये गांधी जी के। आप देख सकते हो कि गांधी जी का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी का क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। अब आ जाओ हमारे इंपॉर्टेंट साइड से, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आप आ जाइए हमारे इंपॉर्टेंट साइड पर। देखो जो नमक होता है ना, नमक हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण हैं और ये कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार कहते हैं, मतलब क्लोर एल्कोलाइड कहते हैं, ठीक है। क्लोर एल्कोलाइड कहते हैं, जहाँ पे क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और जो क्षार होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ से पूरी ही टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, और जो इसका रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये पता चलेगा कि कौन किस साइड से, यहाँ पे ये वाला इसमें पता चलेगा। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज होता है
वो एनोड के पास जाता है। एनोड क्योंकि पॉजिटिव पास है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो क्लोरीन जो है एनोड के पास चलेगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएंगे, ठीक है। यही इसके वो है। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का फ्लो डायग्राम है, किस तरीके का है। तो आपको मैं समझा दूँ, तो क्लोरीन जो है वो हमारे एनोड के पास जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएगा। और जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है उस तरीके को बता रखा है। नमक यहाँ से डाल दे रहे हैं, नमक का घोल यहाँ से डाल दे रहे हैं, यहाँ से निकाल लें, यहाँ से डाल लें, बस वही प्रोसेस है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आते हैं हमारे विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है, हमने जो इससे पहले सोडियम क्लोराइड था ना, उसके विद्युत अपघटन में क्लोरीन का निर्माण किया था। जो मतलब सोडियम क्लोराइड में के विद्युत अपघटन में क्लोरीन का जो निर्माण किया था हमने, क्लोरीन का जो निर्माण किया था, उससे ही हम क्या करेंगे? विरंजक चूर्ण का उत्पादन करेंगे। कैसे? हम जो हमारा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसका क्लोरीन डाल देंगे तो हमारा कैल्शियम मतलब CaOCl2 का फॉर्मेशन होगा, यानी व्यंजक चूर्ण का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो इसके उपयोग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपयोग से तो क्वेश्चन बन जाते हैं कि उपयोग में क्या, कि ये सूती वस्त्र एवं लिनेन जो व्यंजक है, उसमें कागज़ की फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए काम किया जाता है। ये तो आपको पता है। क्या कहते हैं, जो हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में बात करें तो वहाँ पे अपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऊपर बात करते हैं हमारे पीने वाले जो पानी है उनको भी साफ रखता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा जो होता है आमतौर पर हम रसोई पर यूज करते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि खाना शीघ्र पकाने के लिए, खाना शीघ्र पकाने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि जिसका जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं, NaSCO3 होता है। और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बता दिया गया है। और इसमें ऊष्मा डालने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, जल निकालेगी और सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके कुछ उपयोग के बारे में बात करें तो ये बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट या नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रित होकर बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर जल मिला के निम्न प्रकार का होता है। देखो इस तरीके का रिएक्शन होता है, वो चीज़ें बतानी है। अब इसके उपयोग की बात करें तो हम ज़्यादा देखते हैं कि किस में, हमारे जहाँ पे ब्रेड वेड बनते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। खमीर अमीर करने में उत्पन्न होता है, स्पंजी बनाने में। इस पर सोडियम कार्बोनेट जो होता है एंटासिड संघटन होता है, जो शारीरिक अपघटन मतलब पेट में जो एसिडिटी होती है उसको कम करने में, उदासीन करने में काम करता है, ठीक है। ये अग्निशमन भी होता है, मतलब आग बुझाने में काम आता है। अब आते हैं हम दवन सोडा, धोने का सोडा यानी दवन सोडा। इस चीज़ के आ जाते हैं कि दवन सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaCO3 जो है वो दवन सोडा है। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त किया जा सकता है, जो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलन के दवन सोडा के कह सकते हैं, ये क्षारीय लवण होते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें 10H2O होता है। क्या होता है? 10H2O होता है। इसको याद करने का एक तरीका मुझे पूरा अच्छा लगता था कि जब मैं इसको याद करता था तो मुझे याद था कि हाँ 10H2O आ गया तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि वो बताओ दवन सोडा है, धोने का सोडा है, ठीक है। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं। इसके यूज क्या है? ये तो कांच बनाने में या फिर साबुन हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कागज़ बनाने में, इन चीज़ों में उद्योग मतलब इनकी फैक्ट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद जब भी हम इसके बॉक्सेस के ऊपर देखते हैं तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। उसके बाद यहाँ पे घरों में साफ सफाई करने के लिए भी हो जाता है, और जल की कठोरता को भी दूर करता है, स्थायी रूप से जल की कठोरता को भी दूर करता है। अब यहाँ पे आते हैं हम, जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखी है, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं, चलो प्रैक्टिकली ही दिखा के बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकली में इन लोगों ने क्या कर रखा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डाल रखा है, ठीक है। अब उसको बॉयल करके, उसको गर्म करके क्या किस तरीके का मिलता है वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। देखो शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल का पर जल डालने पर क्रिस्टल को गर्म करने पर यह जल हट जाता है, तो लवण का रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। क्या रंग का होता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। देखो शुष्क जो था कॉपर सल्फेट, उसके जो क्रिस्टल थे उसमें का जल
उसमें जल होता है, ठीक है, उसमें जल होता है। अगर जल को मैं गर्म करके उड़ा दूँ तो वो क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी, मतलब सॉरी व्हाइट पीपीटी नहीं कह सकता, पर श्वेत हो जाता है, ये कह सकता है। पर इसमें व्हाइट पीपीटी नहीं लिखा है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि व्हाइट पीपीटी है, पर उसका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक, लवण का जो है वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक। उसके बाद बात करें, अगर पुनः मैं पानी मिला दूंगा तो वो नीला रंग का हो जाएगा। क्या पहले नीले रंग का था, फिर वो सफ़ेद रंग में बदल जाता है जब मैं पानी उड़ा देता हूँ। अगर पानी नहीं उड़ाता हूँ तो वो दोबारा क्या होता है, नीले रंग का ही हो जाता है। ये चीज़ें बताना चाहता है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि 5 पानी के मॉलिक्यूल जो दिखते हैं कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में दिखते हैं। जो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है वहाँ पे कॉपर एस मतलब CuSO4 5H2 के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं NO2 जहाँ जहाँ पे क्या देखते हैं, NO2CO3H2 मतलब धोने का सोडा जो था उसकी आंद्रता अणु आंद्रता है या नहीं, ये बताना है कि अणु की आंद्रता है कि नहीं। तो अणु की आंद्रता की बात करें तो उसमें अणु की आंद्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बड़ा काम नहीं है भाई। जो जिप्सम है ना हमारा, जिप्सम में क्या होता है हमारा, जिप्सम में हमारा क्या होता है, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा वो जिप्सम से फॉर्मेशन, जिप्सम के को हम अगर 373 केल्विन पर 370 में क्या करें, कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रोटिक एंड हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम SO2 हाफ H2O बनाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये जिप्सम से बनता है और ये हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। यहाँ पे सही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्लास्टर ऑफ सफेदी चूना सफ़ेद करने के काम आता है। जिप्सम जो होता है कठोर कठोर और ठोस पदार्थ प्रदान करता है, ये चीज़ें जो होती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है आगे हम चाहते हैं कि ये काम क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सजावट के लिए, खिलौना बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, तरह तरह की चिकनी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद मैं बता चुका हूँ कि हड्डियों को मतलब हड्डियों को जोड़ने मतलब कि एक एडजस्टेंट पोजिशन में लाने के लिए उस चीज़ का यूज होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और आने वाले लेक्चर में इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से होता है उनको हम जानेंगे। धन्यवाद।